और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का। अब ऐसे में पूरे देश की जो पार्टियां हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन जो सभी पार्टियां हैं इस रेस में लग गई है, चूहे बिल्ली के खेल में लग गई है कि ये तो हमारी वजह से हुआ है, हमारी जीत है। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास है, वोटर के पास है। अभी इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो स्पष्ट ये बता रही हैं कि इतना आसान नहीं होगा चेंज करना। क्योंकि आपको बता दें कि ये सारी लड़ाई जो हो रही है, ख़ासतौर से अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में यहाँ पर भी जातीय गणना हुई। आपको याद होगा कि जब जातीय गणना की बात बिहार में हो रही थी तो उस वक्त ही सरकार बदल गई और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार चले गए और उसके बाद से कवायद शुरू हुई। हालांकि एनडीए का दावा है कि जब प्रस्ताव आया तब उस समय एनडीए की सरकार थी, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मति से, उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी और जब जातीय गणना कराई गई, जो लागू किया गया जातीय गणना का रिपोर्ट, उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी। तो स्वाभाविक तौर पर श्रेय का होड़ जरूर है, लेकिन अपने अपने दावे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो पुराना वीडियो जारी कर रही है कि किस तरह से पार्लियामेंट में नीतीश कुमार ने कहा था कि जातीय गणना होनी चाहिए ताकि उन तबकों का की वास्तविक स्थिति पता चल सके जो वाकई में गरीब है, उनके लिए योजना बनाई जा सके। लालू प्रसाद यादव का अलग पोस्ट आया है कि जातीय गणना को लेकर के उन्होंने लगातार वकालत की है और पहले भी बहुत सारे जो भाजपा से जुड़े नेता थे वो लगातार ये कहते थे कि जातीय गणना नहीं होगी और जातीय गणना चाहने वाले लोगों को बाहर किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब जातीय गणना का फैसला लिया गया है। तो लालू प्रसाद यादव इसे अपनी जीत बताते हैं, तेजस्वी यादव अपनी जीत बताते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जातीय गणना का फायदा किसे होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में बीजेपी की एक अहम भूमिका है। चूंकि एनडीए की सरकार है तो बीजेपी की भूमिका है। तो बीजेपी ये मानती है कि चूंकि उपलब्धि बिहार की जाति गणना की बात करें तो उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, फैसला लिया गया जिस वक्त, और अब केंद्र में चूंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी उसमें अहम रोल निभा रही है, तो बीजेपी का दावा है कि सरकार में वो हैं, इसलिए ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर फ़ायदा किसे मिलेगा। अब समझिए फ़ायदे के लिए जो ये लड़ाई हो रही है, क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, ये समझना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए पहले आरजेडी से बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, जब आरजेडी की पॉलिटिक्स रही है तो हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि क्या आरजेडी मुसलमान यादवों की पार्टी है। क्योंकि ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 32% के आसपास जो है वोट बैंक जो है वो माना जाता है कि मास वोट बैंक आरजेडी के पास है। तो सवाल है कि 70% वोट बैंक फिर किसके पास है। 70% वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है फिर एनडीए कर रही है। तो और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा शुरू से कोशिश रही है बीजेपी की कि वो ये बताने की कोशिश करे कि धर्म के आधार पर भले ही वो डिवाइड करती हो पॉलिटिक्स को, लेकिन कास्ट के आधार पर वो सबकी बात करती है। सबकी बात यानी 70% की बात करती है। अब तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा वोट बैंक है, ऑलरेडी 30-32% वोट बैंक उनके पास है। तो ऐसे में अगर कुछ वोट बैंक उनके पास आ जाता है, खासतौर से जो 70% जो एनडीए का वोट बैंक है आ जाता है, तो इससे आरजेडी का स्ट्रेंथ और बड़ा होगा और उनको सरकार बनाने से कोई रोक भी नहीं सकता। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में थे तो ईबीसी, बिहार में ईबीसी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था लालू प्रसाद यादव को, लेकिन बाद के दिनों में ईबीसी वोट बैंक लालू प्रसाद यादव से हटता चला गया, जिसके कारण आरजेडी सत्ता से दूर हो गई। तो
अब ये कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से कि ईबीसी वोट बैंक जो है एक बार फिर से उनके पास आए, और यही वजह है कि जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, आप देखिएगा आरजेडी की तरफ से जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर हर एक जाति, छोटी छोटी जातियाँ जिसका 1% वोट बैंक है, जिसका 2% है, वैसे वैसे जातियों को टारगेट किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब जातीय गणना होती है, ये मान लिया जाए कि ये श्रेय जो है तेजस्वी यादव को चला जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर ईबीसी का जो वोट बैंक है वो तो टूटेगा ना, कि तेजस्वी यादव ने मेरे लिए सोचा या लालू यादव ने मेरे लिए सोचा, तो वो वोट बैंक जो है वहाँ जुड़ेगा। और स्वाभाविक बात है कि अगर थोड़ा सा अगर मेहनत करने के बाद अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत बड़ी सफलता तेजस्वी यादव के लिए हो जाएगी। अब इधर दूसरी तरफ आप एनडीए की तरफ जाएंगी तो एनडीए के नेता ये, जैसे 70% की हमने बात की, तो उस वक्त होता था क्या कि जो पॉलिटिक्स होती थी बीजेपी की वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल ही परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब जातियों के आधार पर पॉलिटिक्स होगी। बीजेपी को ये पता है, जेडीयू को ये पता है कि एक ऐसा वोट बैंक जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो 70% की बात होती है, इसमें पचफोड़ना बोला जाता है, एक वोट बैंक है जो ये माना जाता है कि बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वो वोट बैंक कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, चुपके से जाकर वोट दे देता है, और ये माना जाता है कि नीतीश कुमार का जो स्ट्रेंथ है वही वोट बैंक है, जो साइलेंट वोटर होते हैं, चुपके से जा करके दे देते हैं। वो विकास कार्यों पर दे रहे हैं नहीं, विकास कार्यों पर वोट बिहार में होता नहीं है, बेसिकली वो वोट होता है विकास जाति के नाम पर। लेकिन वो ये देखता है कि हमारे लिए किस मुख्यमंत्री ने काम किया है और हमारी जाति को किसने मजबूत किया है, तो वो वोट बैंक नीतीश कुमार को सपोर्ट करता है, और ये ईबीसी की तरफ से आता है, ईबीसी का तबका है उसकी तरफ से आता है। तो नीतीश कुमार का दावा है ईबीसी वोट बैंक पर, बीजेपी दावा करती है ईबीसी वोट बैंक पर, और यही वजह है कि आज की तारीख में जो 36% वोट बैंक है, ये एनडीए ये मानता है कि ये वोट बैंक मेरा है, जिस वोट बैंक में तेजस्वी यादव सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर एनडीए ये जनता के बीच में मैसेज देने में सफल हो जाती है कि जातीय गणना मेरी वजह से हो रही है, हम आपकी जाति का ख्याल रख रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो वोट बैंक पहले से भी इंटैक्ट है और इंटैक्ट हो जाएगा, और तेजस्वी यादव जो सेंधमारी कर रहे हैं वो सेंधमारी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश यही है कि इस तरफ लोगों का ध्यान जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगी कि महादलित वोट बैंक है। अब स्वाभाविक तौर पर 19% माना जाता है, 19.5% महादलित वोट बैंक जातीय गणना के हिसाब से है। अब इस दलित वोट बैंक पर भी आरजेडी की नज़र है। अगर आरजेडी ये बताने में सफल हो जाती है कि जातीय गणना अगर हम लोगों के कोशिश से हुआ है, लालू प्रसाद यादव की कोशिश से हुआ है, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल डायरेक्ट मिलेगा आरजेडी को। और 19% के वोट बैंक में भी अगर आरजेडी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, अगर सफलता मिलती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए, ईबीसी से सेंधमारी हो गई, दलित महादलित से सेंधमारी हो गई, यानी उनका वोट बैंक बहुत बिल्कुल बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसी को रोकने की कवायद है, इसी को रोकने की कोशिश है, ईबीसी वोट बैंक को रोकने की कोशिश है। और यही वजह है, आप देखेंगे कि ये जो दलित महादलित वोट बैंक को जो इंटैक्ट करने के लिए ही चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, दो बड़े चेहरे जो हैं उनको एक साथ लाया गया है मंच पर। और जीतन राम मांझी को आप देखिए, इतनी तवज्जो दी गई है कि सिंगल एक सांसद होते हुए भी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। चिराग पासवान को भी उतनी ही तवज्जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। 19.5% वोट बैंक की ताकत है। और यही वजह है कि चिराग पासवान जो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम बिहार में आकर सियासत करेंगे, बिहार के लिए ही हम सोच रहे हैं, तो इसके पीछे भी यही है, 19% का जो वोट बैंक है ना, उसको सोचते हुए ये कवायद की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो एनडीए के घटक दल हैं वो चाहते हैं कि ये श्रेय जो है वो बिल्कुल उनके हाथ में रहे, ताकि 19% का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे उनके हाथों में। तो ये आपको दलित महादलित और ईबीसी की बात हमने बताई। और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड की बात होती है, सवर्णों की बात होती है। आमतौर पर ये माना जाता है कि सवर्ण जो है वो एनडीए के साथ ही हैं, और लेकिन तेजस्वी यादव की ये कोशिश है कि ये सवर्ण वोट बैंक में भी कुछ हरास हो, कुछ कमी आए उधर से,
और उन्होंने ऐसा किया भी है। एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने कई सवर्ण को टिकट दिया था और ये जो परसेप्शन था माई समीकरण वाला वो बदलने की कोशिश की है। उन्होंने आरजेडी ने संगठन में भी जो आरक्षण का दायरा है वो रखा है कि जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उतनी हिस्सेदारी, और टिकट शेयरिंग में भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि टिकट शेयरिंग में भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर अब जो परिस्थितियां सामने आई हैं जाति गणना को लेकर के, इसमें श्रेय का होड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठते हैं कि जनता को कौन कितना कन्विंस कर पाता है। अब एक तरफ आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगी तो कांग्रेस भी कह रही है कि श्रेय मुझे चाहिए। राहुल गांधी निकले थे, राहुल गांधी ने ये कहा कि वो जब भी सत्ता में आएंगे तो जो ड्राइविंग सीट होगी उस किसी दलित को दिया जाएगा। एनडीए ने उसका काट निकाला है। एनडीए साफ तौर पर सवाल ये कर रही है कि 2014 से पहले आपकी सरकार थी केंद्र में, लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त चाहते तो आराम से जाति गणना हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। अब ये बातें क्या एनडीए लोगों के मन में डाल पाएगी, लोगों को समझा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ अगर बात करें आरजेडी की या फिर कांग्रेस की, तो वो लोग अपने तरीके से ये इन बातों को कन्विंस कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के प्रयास से जाति गणना हुई और राहुल गांधी ने इतना अभियान चलाया, उसके कारण जाति गणना को एक्सेप्ट किया गया। जबकि जेडीयू एक और गंभीर बात कह रही है। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में थे और उस वक्त मुंबई की मीटिंग में नीतीश कुमार ने पहल की थी कि जातीय गणना को लेकर आप लोग एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक माहौल बनाएं और जातीय गणना को एक मुद्दा के रूप में प्लांट किया जा सकता है। लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। उस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी भी थे, किसी ने इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं की। ये जेडीयू की अपनी सफाई है और जेडीयू, यही वजह है कि जेडीयू ने अपने सभी और बीजेपी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को एक टास्क दे दिया है कि आप जिलों में जाएं, वहां लोगों को सच्चाई बताएं। अब कितना सफल हो पाते हैं वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना तो बात स्पष्ट है कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है सभी जानते हैं, वो धर्म के नाम पर अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि आरजेडी की शुरू से पॉलिटिक्स कास्ट के आधार पर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी भी क्या कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स करेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी पूरी बात करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन। अगर बिहार में देखा जाए तो शुरू से ही जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति की है और जो इंडिया गठबंधन है यानी कि हम आरजेडी की अगर सीधे तौर पर बात कर ले तो शुरू से ही जाति के आधार पर उनकी पॉलिटिक्स देखी गई है। हालांकि अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हालांकि अब जातीय जनगणना कराने का जो फैसला है वो उन्होंने ले लिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है वो सभी जातियों के साथ एक एक करके बैठकें कर रहे हैं, उनके साथ सम्मेलन कर रहे हैं, जो हाल में पासी समाज के साथ भी देखने को मिला है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो फायदा दोनों को होगा, लेकिन जनता के दिमाग में किसका मैसेज सबसे पहले पहुंचता है और किसका मैसेज सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है, ये ही सबसे बड़ा सवाल होगा। और ये जो जवाब आने वाला है वो हालांकि चुनाव के बाद आएगा, क्योंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो तो सभी लोग देखते हैं। तो जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, क्या वो मैसेज बिहार की जनता तक जाता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।